हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीटी वन की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है बच्चों, आवधिक परीक्षा एक, इसका मतलब होता है बच्चों PT1, जिसको हम पीरियोडिक टेस्ट भी बोलते हैं। पीरियोडिक टेस्ट जो 1 होगा, उसका एक सैंपल पेपर है 2026-27 का। ये जो पेपर होगा बच्चों आपका, ये कुल 40 अंक का होगा, जिसकी निर्धारित अवधि मतलब समय सीमा जो रहेगी वो 1 घंटा 30 मिनट रहेगी। यहाँ पर पेपर के संबंध में बच्चों विषय में कुछ सामान्य सूचना दी गई है, जिसमें लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग हैं, भाग क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, आपने कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। हर एक जो खंड है या भाग है, उसमें से आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। यथासंभव प्रत्येक खंड से क्रम अनुसार उत्तर लिखिए। इसका मतलब है कि वही मैंने जो अभी बताया कि आपने हर एक खंड से, हर एक भाग से, चाहे भाग क हो, ख हो, घ हो और घ हो, इन सभी से जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए हम पहले खंड क से शुरू करते हैं। क्या कुछ दिया गया, यहाँ पर लिखा है अपठित अवबोध। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा पैसेज, गद्यांश दिया गया है जो आपने पढ़ा नहीं है पहले, जो कि आपकी किताब में से नहीं है। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना कि बच्चों, यदि आपने एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों से भी कहिए कि वो आगे भी इसको शेयर करें, ताकि आपकी तरह से बाकी बच्चे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए अब हम वापिस आते हैं, देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमने अपठित गद्यांश को पढ़ना है, फिर जो प्रश्न दिए गए हैं इस पर आधारित उनका हमने सही उत्तर चुनना है। पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा गया। गद्यांश में लिखा है, जीवन में रौनक तब आती है जब बड़े सहज और सरल तरीके से बिना प्रपंच किए जिया जाए। यहाँ बताया गया कि यदि आपको अपने जीवन में रौनक लानी है, रौनक का मतलब होता है कि यदि आपको अपने जीवन में खुशियां लानी है सदैव के लिए, तो आपने क्या करना है कि जीवन को बड़े ही सहज तरीके से जीना है और सरल तरीके से। अपने जीवन को बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई प्रपंच नहीं करना है। प्रपंच का मतलब होता है कि किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना है। समस्या आज के आधुनिक समय में, मॉडर्न डेज में क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइम में यही है कि लोग जो है अपने जीवन को या फिर अपने जीवन की चमक दमक को दिखाने के लिए दिखावा करने लग जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि वह जीवन एक बनावटी जीवन बन जाता है। आगे लिखा है, जीवन जैसा निश्छल और निष्कपट होगा वैसा ही जियो, जिया जाए तो जीना वरदान बन जाता है। अर्थात कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, आपके मन में कोई कपट नहीं है, निष्कपट का मतलब होता है बिना कपट के, और निश्छल का मतलब होता है छल के बिना। यदि आपका जीवन बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी से धोखा किए, कपट किए चल रहा है, तो आपके लिए जीना वरदान बन जाता है। जीवन जैसा मिल जाता है उसको हम वैसा ही जी जाते हैं, तो यह जीवन का सम्मान होता है। अधिकतर हम जैसा जीवन हमें अधिकतर हम जैसा जीवन है उसे छोड़कर दिखावे का जीवन जीने लगते हैं। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि हमारा जैसा जीवन चल रहा है उस रास्ते से हटकर हम जो है अपने आसपास जो है दिखावे वाला जीवन ज्यादा जीने लग जाते हैं। यह दिखावे का जीवन हमें बाहर तो हमें कुछ बड़ा दिखाने में मदद करता है, लेकिन अंदर से जीवन खोखला होता है। यदि आप दिखावे के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बाहर से तो कुछ ऐसे बन ठन के दिखा देंगे, लोगों के सामने शो ऑफ कर देंगे, लेकिन सच्चाई तो आपको भी पता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर तो जीवन खोखला है, हमारे अंदर तो कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि दिखावे से भरा जीवन अहंकार पर आधारित होता है। जो लोग दिखावा करते हैं उनके जीवन में अहंकार आ जाता है। अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं, मगर जीवन कहीं अंदर जो है बह रहा होता है। यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति दिखावा करते हैं वो अपनी चीजों को शो ऑफ करते हैं,
दूसरों से बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं और इस वजह से उनमें अहंकार का भाव आ जाता है। और जब अहंकार मन में आ जाता है तो उससे क्या होता है कि हम सिर्फ बाहरी जीवन तो सुधार सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो जीवन चल रहा है बिल्कुल सादा जीवन, ठीक सादा जीवन और जो कि उच्च जीवन है, सादा जीवन उच्च जीवन है, वो कहीं अंदर खो जाता है और हम बनावटी बन जाते हैं। ठीक, जैसे आपने एक अक्सर कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया, है ना। तो जो कौवा था, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया, वैसा जीवन हो जाता है हमारा। ठीक, हम जो जैसा जीवन है उसको वैसा नहीं जीते हैं, अहंकारवश हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जीवन जीने की जो गरिमा है वो खत्म हो जाती है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ लिखा है कि जीवन में खुशी कब आती है? सरलता से, भौतिक वस्तुओं से, छल और कपट से, आडंबर करने से। आडंबर मतलब कि हम दिखावा करते हैं, कुछ-कुछ चीजें बेवजह अपने घर में ले आते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वो हमने क्या करना है कि हमने अपने पड़ोसी को दिखाना है कि हम आपसे बेहतर हैं। इसी चक्कर में हम घर में आधी चीजें तो पाखंड वाली चीजें ले आते हैं, दिखावे वाली चीजें ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं आडंबर। यहाँ बताया गया पहला उत्तर जो दिया गया कि सरलता से। यदि आप जीवन को जितना भी सरलता से जिएंगे तो जीवन में खुशियां उतनी अधिक रहेंगी। सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जिए और ढेर सारी खुशियां पाएं, ये मूल सिद्धांत है। आगे है जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है। यदि आपको अपने जीवन का सम्मान करना तो किस तरीके से करेंगे। लिखा है जीवन में सुविधाएं जुटाकर। सुविधाएं किस तरीके की कि बहुत बड़ा महल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ठीक है, और जो है बहुत अच्छे बहुत सुंदर ज्यादा ही कपड़े हों, तो इस तरीके की सुविधाएं नहीं जुटानी है। करना क्या है, जिस रूप में जीवन मिला है वैसे ही जिए तो जीवन का सम्मान होता है। ठीक, सुविधाएं भी चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को बहुत बेहतर दिखाने के चक्कर में कुछ सुविधाएं जुटा लेते हैं और वही सुविधाएं बाद में उनकी परेशानी का कारण बनती हैं। आपके पास यदि पैसा है तो आप कुछ करिए, यदि आपके पास पैसा नहीं है, दूसरों से उधार लेकर चीजों को जुटाएंगे तो वो आपको परेशान करेगी। तो इसका उत्तर होगा जिस रूप में जीवन मिला है वैसे ही जिए तो वो जीवन का सम्मान। गद्यांश के अनुसार अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है। पहला उत्तर, अहंकार हमें दूर तक देखने की शक्ति देता है, गलत। अहंकार हमें दिखावटी जीवन जीने की ओर ले जाता है। अहंकार हमें निश्चल और बिना कपट के जीवन जीने की ओर ले जाती है, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कि अहंकार हमें केवल दिखावटी जीने की ओर लेकर जाता है। जब हमारे अंदर अहंकार की भावना उभरने लगती है तो हम जो बिल्कुल सिंपल लाइफ थी, साधारण जीवन था, उसको बेवजह हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने नकली या फिर दिखावटी जीवन जो है सिंपल लाइफ की जगह पर कॉम्प्लिकेटेड या शो ऑफ करने के चक्कर में हम चले जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। चौथा प्रश्न है कि प्रपंच शब्द का क्या अर्थ है। प्रपंच शब्द का अर्थ दिया गया 5 प्रकार, 5 नदियां, दिखावा, तो उत्तर हो जाएगा दिखावा। प्रपंच का अर्थ होता है दिखावा। अगला प्रश्न है अंदर से जीवन खोखला कब हो जाता है। अंदर से जीवन खोखला तब हो जाता है जब हम दिखावे का जीवन जीते हैं। दिखावे का जीवन जीते हैं, बाहर से तो भले ही हम चमक दमक से दिखाई दें, बाहर से हमारा जीवन बड़ा ही चमकीला हो, लेकिन हमें पता है कि अंदर क्या है ना। अंदर तो बिल्कुल जैसे माचिस में से जब माचिस की तिल्लियां खत्म हो जाती है तो खाली डिबिया बच जाती है, वैसा जीवन हो जाता है हमारा। खाली जो है अंदर खोखला जीवन, बाहर दिखावा दिखावे का जीवन है, ठीक है, और वही दिखावे का जीवन एक समय के बाद बोझ लगता है। तो ये थे बच्चों पहले 5 प्रश्न। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर क्या लिखा गया। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, कविता दी गई है, यहाँ पर कविता का एक अंश है, पद्यांश है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यहाँ पर कवि कह रहा है कि हम जो है मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं, है ना, मस्त मौला स्वभाव के। ठीक, हम किसी चीज की फिक्र नहीं करते। कवि कैसा है, बेफिक्रा है, किसी चीज की फिक्र नहीं है। कवि बेफिक्र है, नीडर है। क्या कह रहा है कि हम जो है दीवाने हैं और आज यहाँ है, जो है कल कहीं और होंगे। दीवाने किस चीज के, अपनी अपने ही दीवाने हैं,
अपनी मौज के दीवाने हैं, अपनी मस्ती के दीवाने हैं। ठीक, आज यहाँ है, कल कहीं और चले जाएंगे, और जहां भी जाएंगे अपनी मस्ती, अपनी मौज, अपना जीने का तरीका साथ लेके जाएंगे। और जहां भी जाएंगे ऐसे जाएंगे कि जैसे हम साथ में धूल उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं, बाकियों को भी ले जाएंगे। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। ये कह रहा है कवि कि उल्लास का मतलब होता है खुशी। कवि कह रहा है कि आए बनकर उल्लास अभी, की अभी तो हम जो है खुशी बनकर आए थे, और थोड़ी सी देर में हम अपने साथ आंसुओं को बहाकर ले गए। खुशी बांटते हुए आए थे और लोगों के गम जो है लेकर हम आगे बढ़ गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। और जब हम ऐसे आए, खुशियां लेकर आए और लोगों के गम दुख लेकर चले गए, तो सब हैरान रह गए और सब बस यही पूछते रह गए कि अरे कैसे आए थे और कहां चले गए। अभी तो आए थे और कैसे आए थे, इतनी देर, थोड़ी सी देर में आए और अभी बिल्कुल तुरंत चल दिए। तो ये है कविता। अब इस पर प्रश्न देखते हैं क्या क्या पूछे गए। हम दीवानों की क्या हस्ती का क्या भाव है। कवि कहना चाहता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, वे बहुत धनवान हैं, वे डरपोक हैं, या उनका जीवन सरल है और बंधन मुक्त है। हाँ, यही उत्तर है। मौज वाले व्यक्ति हैं। कवि कैसे हैं, मस्त हैं, किसी चीज के बंधन से नहीं बंधे हुए, किसी तरीके की बाधा नहीं है उनके जीवन में, बैरियर्स नहीं है। ठीक, उनका जीवन जीवन अपना जीवन है, सरल है, मस्त है, अपनी मौज में खुश रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे वाला। कवि जहां भी जाते हैं उनके साथ क्या चलता है, धन चलता है, क्रोध, डर या मस्ती का आलम। तो एक जगह पर लिखा है क्या, मस्ती का आलम। ठीक है, तो यही हम इसको टिक करेंगे। अब आगे जो प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, कविता में से एक पंक्ति दी गई है और उसी पंक्ति पर आधारित एक कारण दिया गया। क्या है पंक्ति, कवि ने स्वयं को और अपने साथियों को दीवाने कहा है। कारण, इसका कारण क्या है कि कवि ने खुद को और दोस्तों को दीवाना कहा। कारण क्या है, क्योंकि वे बंधन मुक्त हैं और स्वतंत्र जीवन जीते हैं। बस यही तो सही है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यही ठीक है। कवि जो है किसी भी प्रकार के बंधन में अपना जीवन नहीं जी रहा है। कवि जो है एक आजाद पंछी की तरह से है, आजाद पंछी, आजाद पक्षी की तरह से। कवि और उसके दोस्त किसी तरीके के बंधन में नहीं है, वे तो अपने मौज के मालिक हैं। आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। जिस तरीके से एक पंछी कभी एक पेड़ की डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी से तीसरी डाल पर जाता है, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, पक्षियों पर स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे ही कभी भी स्वतंत्र है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधा हुआ है और अपना जीवन मौज से जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ये हो गया। अगला प्रश्न, लोग कवि को देखकर क्या कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, कवि से डर जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा मतलब चल चल जाने दे यार इसको तो, या फिर आश्चर्य करते हैं। हाँ, आश्चर्य करते हैं, किस बात का कि अरे अभी तो आए थे और अभी चल दिए, कैसे आए थे, कहां चल दिए। उल्लास का अर्थ क्या है, उल्लास का अर्थ उदासी, क्रोध, खुशी या आनंद या थकान। तो इसका उत्तर होगा खुशी या आनंद। ये हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब है व्याकरण से संबंधित प्रश्न, खंड ख। खंड ख में क्या दिया गया है, प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, विराम चिन्ह लगाना है, या तो हमें लगाना है पूर्ण विराम, या फिर प्रश्नवाचक, ठीक, या फिर विस्मयाबोधक, या फिर हमें लगाना है अल्प विराम। ठीक, ये है। तो क्यों अन्य उसे उभारे, क्या लिखा है, तो क्यों अन्य उसे उभारे। क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे ना ध्यान से, क्यों आया, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया तो हम यहाँ लगाएंगे प्रश्नवाचक। तो क्यों अन्य उसे उभारे, यहां पर ये जो कह लिखना था बच्चों, ख नहीं है, यहाँ पर कह आएगा। जो राहुल है, देखो इस कविता में 3 पात्र हैं बच्चों, एक राहुल, एक माता यशोधरा, और एक कौन है, एक है सिद्धार्थ, जो अपने जीवन में बड़े होकर महात्मा बुद्ध बने। महात्मा बुद्ध, हुआ यूं था बच्चों कि महात्मा बुद्ध और यशोधरा का जो बेटा था राहुल, आपको पता ही है कि सिद्धार्थ जो कि महात्मा बुद्ध बने बाद में, वो जो है घर छोड़कर जो है तपस्या करने चले जाते हैं, सत्य की खोज में चले जाते हैं। अब राहुल जो कि छोटा बच्चा था, अब माँ जो है उनको अपने पिताजी की कहानियां सुनाया करती थी कि आपके पिताजी कैसे थे। ठीक, तो आपने पूरी पोएम पढ़ी ही है, लिखा गया है कि पोएम के बारे में माँ का एक कहानी है ना।
तो उसमें जो है एक किस्सा सुनाया जाता है कि जिसमें एक आखेटक अर्थात शिकारी एक पक्षी का शिकार करता है, हंस का, वह घायल होकर नीचे गिर जाता है और प्रतिदिन की तरह से सिद्धार्थ जो है बाग में, बगीचे में जो है सैर करने के लिए जाता है और वो घायल हंस को देखता है तो उसे उठा लेता है। इतनी देर में ही आखेटक भी वहां पहुंच जाता है, दोनों में बहस होती है। तो माँ ये कह रही है एक जगह पर, कह दे निर्भय जय हो किसका। वो कहना चाह रही है कि तू खुद बता, निर्भय मतलब होता है बिना डरे, कि कह दे कि बिना डरे ये बता दे कि अब जय किसकी हो। एक तो मारना चाहता है हंस को और एक बचाना चाहता है। तो यहां पर लिखेंगे कह दे निर्भय, निर्भय के बाद हम कोमा लगाएंगे और इसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। कह दे निर्भय जय हो किसका, जिसका, किसका नहीं जिसका, तो यहाँ पूर्ण विराम। तो इस तरीके से हमने विराम चिन्ह लगाने थे। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, विशेषण शब्द, भौर का भेद देता श्याम तन। अब ये जो प्रश्न है बच्चों इस प्रकार से दिया गया बुक में, आपने विशेषण अलग करके लिखना है और विशेष्य अलग लिखना है। तो यहां पर श्याम तन, श्याम का मतलब होता है सावला या थोड़ा सा हल्का काला, तो जो सांवला, तन मतलब होता है शरीर, सांवला शरीर। ठीक, तो यहां पर श्याम जो है हो जाएगा विशेषण और तन जो है विशेष्य हो जाएगा। भौर का को अपना अनूठा रस मिला, अनूठा मतलब अनोखा, अनूठा यहाँ पर विशेषण और रस हो जाएगा विशेष्य। तो ये दोनों प्रश्न हमने इस तरीके से हल करने। अब आगे क्या लिखा है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम, विलोम में क्या है कि रक्षक और भक्षक, विलोम लिखना है हमने, रक्षक का हो जाएगा भक्षक और जन्म का हो जाएगा मरण, जन्म मरण, ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। रात्रि, रात्रि के लिए हम कई सारे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे रजनी, रात, निशा और एक रैन, ये हो गए 4 लिख दिए। आपने एक ही लिखना था, पवन, वायु, हवा, समीर, अनिल, ये हो गए 4 इसके। तो आपको 1 2 लिख। अब अगला प्रश्न है, बड़प्पन शब्द में बड़ा और पन जुड़ा है। ठीक है, जिसमें मूल शब्द बड़ा है और पन क्या है, प्रत्यय। ऐसे ही पन प्रत्यय से 2 शब्द लिखिए। तो हम लिख सकते हैं बचपन, ठीक, एक जो है लड़कपन, ठीक है, लड़कपन, बचपन, और बाकी जो आपको समझ आता है ऐसे शब्द जिसमें पन आए, ठीक है, तो वो आप शब्द लिखेंगे। कई सारे और भी शब्द है, आप 2 मैंने लिख दिए, बाकी आप 2 खुद से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं खंड ख में। खंड ख में क्या दिया गया है, पाठ्य आधारित, पाठ्य पुस्तक आधारित है ये खंड जो है ग। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 का 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। 4 का लिखना है जो कि 8 अंक के रहेंगे। पहला प्रश्न है, राजा ने पहले तीनों भाइयों पर संदेह किया। ये वाला प्रश्न जो है बच्चों हमारा पाठ है 3 बुद्धिमान, ठीक, उसमें से है ये 3 बुद्धिमान में से। उसमें क्या होता है, तीनों जो बुद्धिमान भाई थे वो एक ऊंट के बारे में सही जानकारी बता देते हैं और फिर ऊंट के बारे में बताया तो कुछ लोग उनको सिपाही आकर पकड़ के ले जाते हैं। जब वे राजा के सामने पेश किए गए तो राजा को लगा कि ऐसे कोई थोड़ी होता है कि ऊंट के बारे में सच्चाई बता दे। ठीक, तो उन पर शक करता है, संदेह का मतलब होता है शक। राजा ने तीनों भाइयों पर पहले संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच का बदलने का कारण बताना है। तो देखो, राजा ने उनको परखने के लिए एक पेटी मंगाई थी, पेटी में अनार रखे थे, अनार के कुछ फल थे और वो पेटी को देखते ही तीनों भाई ऑब्जर्व करते हैं और वो सही बता देते हैं। ठीक, तो जब सही बता देते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है और इसके बाद वो उनको निर्दोष मानता है। इन सभी के बच्चों उत्तर हम एक अलग पेज पर जो है डिस्कस करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कविता जो है फूल और कांटा में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया जो सभी पौधों को समान रूप से मिलती है। कविता में यह बताया गया है कि सभी को समान हवा मिली, एक ही जमीन में उगाए गए, इसके अलावा बादलों ने उनको एक ही जैसा पानी दिया, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में अंतर हो गया। फूल बीज भी एक, ठीक है,
लेकिन एक ही डाली पर कहीं फूल लगता है और कहीं पर कांटा लगता है। तो यहाँ पर जो समानताएं बताई गई वो यही है कि बारिश का पानी एक बराबर, हवा बराबर मिली, और जो है बादलों ने पानी ठीक दिया, लेकिन फिर भी पेड़ पर लगने वाले फूल और कांटे अपना स्वभाव दोनों का अलग अलग है। ऐसे ही हमारे आसपास के व्यक्ति होते हैं। यदि दो भाई हैं, दो आदमी हैं, आप देखेंगे दोनों का स्वभाव अलग अलग पाएगा। हो सकता है एक शांत स्वभाव का भाई है और एक हो सकता है बहुत ही उग्र स्वभाव का है। उग्र मतलब बात बात पर गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए। ठीक, दोनों की परवरिश मम्मी पापा ने अच्छी की है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर इन चीजों का लिखना है। आखेटक और बच्चे राहुल के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? तर्क वितर्क इसलिए हो गया क्योंकि वो हंस को लेकर आपस में झगड़ गए। आखेटक ने कहा मैंने इसका शिकार किया है, मैं इसको घर लेकर जाऊंगा। राहुल के पिता सिद्धार्थ ये कहते हैं नहीं, मैंने इसको पहले पाया है, ठीक है, मेरे सामने आकर गिरा है और मैंने इसको उठा लिया है, और मैंने उठाया तो मैं इसको लेकर जाऊंगा। आखेटक कहता नहीं, मैंने इसका शिकार किया है, पहले मैंने देखा था। तो इन बातों को लेकर तर्क करते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। खटकता सबकी आंख में किसके बारे में बताया गया? कांटे के बारे में। कांटा सबकी आंखों में खटकता है। और दूसरा क्या है कि एक सोहता सुर शीश पर। सुर मतलब होता है देवता, देवता सुर को बोलते, शीश मतलब सिर। और एक को क्या किया जाता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? फूल की। कि जो कांटा है वो तो सबकी आंखों में खटकता है, लेकिन जो फूल जैसा व्यक्ति होता है वो देवता के सिर या अर्थात गले का हार बनता है। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव के लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं? ऐसे लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जो फूल जैसे स्वभाव के होते हैं। फूल मतलब देखा आपने, फूल को देखते ही आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। फूल चारों तरफ महक फैलाता है, खुशबू फैलाता है, और जो है शांत रहता है, ठीक है, और दूसरों की हेल्प करता है। फूल जो है खुद टूट जाता है, लेकिन दूसरों के जीवन में खुशियां ले आता है। फूल जब जिसके भी घर जाएगा उसको देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन एक कांटा है, कांटे को देखते ही अजीब सी चुभन पैदा होती है। ठीक, तो इसलिए जो कांटे की तरह से कठोर लोग हैं, घमंडी हैं, स्वार्थी हैं, ठीक है, बहुत क्रोधित, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, उनसे तो जो है लोग दूर रहना पसंद करते हैं। और जो बिल्कुल फूल की तरह से प्यारे लोग हैं, मीठा बोलते हैं, शांत रहते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं, परोपकारी होते हैं, उनके साथ लोग रहना चाहते हैं। तो ये इसका उत्तर में हमने लिखना है। चलिए इन सभी के प्रश्नों को हम एक ही जगह देखते हैं, और साथ में जो ये प्रश्न दिया गया खंड ग, इसमें क्या क्या पूछा गया इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीधा उत्तर डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। हमारा पुस्तकालय, ये बच्चों आप खुद से लिखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपके पुस्तकालय में क्या क्या है, ठीक, कितनी मात्रा में। तो आपने अपने विद्यालय की पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी में अच्छे से आपने चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। आपको पता होगा कि कौन से सेक्शन में किस तरीके की किताबें हैं, कौन आपका लाइब्रेरी इंचार्ज है, कितना बड़ा आपका लाइब्रेरी है, कितनी पुस्तकें हैं। तो ये सब बातें आप अपने हिसाब से इसमें लिखेंगे। लेकिन आप जो निबंध लिखते हैं उससे शुरू करने से पहले एक कोटेशन जरूर लिखेंगे। आप जिस तरीके से लिख सकते हैं कि पुस्तकालय के बारे में कहा जाता है कि पुस्तकालय एक अथाह ज्ञान का भंडार है। ठीक, तो इस तरीके से आप शुरू करेंगे तो आपका जो निबंध लेखन है, विषय के बारे में अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा दूसरों से हटके लिख पाएंगे और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। एक है होली। होली का त्योहार तो बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है, इसके बारे में लिखेंगे। वर्षा ऋतु, इन तीनों में से किसी एक के बारे में लिखना। मैं आपको होली के बारे में लिख के दिखाऊंगा या फिर वर्षा ऋतु के बारे में। अगला प्रश्न है फीस माफी के लिए प्राचार्य या प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। यदि ये नहीं लिखना चाहते तो अनुशासन का महत्व समझाते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए। एक ये है, दोनों में से एक लिखना है। फिर है आपके विद्यालय से आपकी कक्षा का शैक्षणिक भ्रमण जा रहा है। शैक्षणिक भ्रमण का मतलब होता है बच्चों एजुकेशनल टूर जा रहा है, ट्रिप भी बोल सकते हैं। आपकी क्लास का जा रहा है बस, और आप दो दोस्त हैं, आप और आपके दोस्त, इसके विषय में क्या बातचीत करते हैं तो उसको आप संवाद के रूप में लिखेंगे। चलिए इन सभी क्वेश्चनों के एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या कुछ इनके करेक्ट आंसर होंगे, और फिर देखते हैं वापिस प्रश्नों पे आएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि लोक कथा तीन बुद्धिमान में राजा की सोच इसलिए बदल गई क्योंकि तीनों भाइयों ने बिना देखे एक बंद पेटी में रखे कच्चे अनार का बिल्कुल सही अनुमान लगाया था। तीनों ने बारी बारी करके पहले पेटी को ऑब्जर्व किया। एक व्यक्ति ने यह देखा कि पेटी किस जगह से लाई जा रही है, एक ने यह देखा कि पेटी जिस जगह से लाई जा रही है उसके आसपास क्या था। तो एक ने देखा कि भाई पेटी पेटी खोल के नहीं देखी, बस अनुमान लगा पेटी जो है एक बगीचे के तरफ से लाई जा रही है।
और बगीचे में अनार के पेड़ लगे हुए थे। अनार अभी पके नहीं थे, कच्चे-कच्चे थे, तो उन्होंने सही अनुमान लगाकर ये बता दिया कि हो न हो इस पेटी में अनार होंगे, और जैसे ही पेटी को खोला गया तो उसमें से कच्चे अनार निकले। अब क्या होता है, उन्होंने अपनी पैनी नज़र और तार्किक सोच से राजा के सामने यह साबित कर दिया कि वे कोई चोर नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सभी पौधों पर समान रूप से लागू होने वाली समानताएं जिनका कविता में जिक्र आया है वे इस प्रकार से हैं कि दोनों ने एक ही धरती पर जन्म लिया, एक ही जगह पर। रात में चांद ने उन दोनों को चांदनी जो है समान रूप से दी। बादलों ने समान रूप से बरसकर उनको पानी भी दिया, और हवा का समान रूप से उनसे मिलन हुआ। इन सब के बाद भी दोनों के स्वभाव में अंतर आया। ठीक, जो समानताएं थी, जो प्रकृति ने दोनों को समान दी, वो थी एक ही जगह पर बोए गए बीज, लेकिन एक पर बीज में से एक डाल पर फूल लगे, एक पर कांटे लग गए। चांदनी समान रूप से मिली, पानी भी समान रूप से मिला, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग हो गया। तीसरा प्रश्न था, मैंने बातचीत कर भी ली है कि आखेटक और शिकार बच्चे के पिता सिद्धार्थ के बीच तर्क वितर्क घायल पक्षी को लेकर हुआ। आखेटक का तर्क था कि उसने इस पक्षी का शिकार किया है, इसलिए यह उसका है। वहीं सिद्धार्थ का तर्क था कि उन्होंने इस पक्षी की जान बचाई है, इसलिए इस पर बचाने वाले का अधिकार अधिक है। तो इस बात को लेकर दोनों पर बहस हुई। बाद में दोनों जो है राजा के दरबार में भी चले गए थे। अगला प्रश्न था कि कैसे लोगों से लोग मिलना चाहेंगे और कैसे लोगों से दूर रहना चाहेंगे। इसके आंसर में हम लिखेंगे, ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों की लोग प्रशंसा करते हैं जो फूलों की भांति शांत, हितकारी होते हैं और दयालु होते हैं, सुखदायी होते हैं। सुखदायी मतलब जो दूसरों को सुख देते हैं, और स्वभाव से कैसे हो, विनम्र हो, सॉफ्ट स्पोकन हो। ठीक, ऐसे स्वभाव के लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो कांटों की तरह कठोर हो, स्वार्थी तथा दूसरों का अहित करते हो। अहित मतलब कि जो हर समय इस मौके की ताक में रहे कि किस तरीके से दूसरे का बुरा काम कर सके, स्वार्थी हो और जो है स्वभाव से कठोर हो, तो ऐसे लोगों से बचते हैं लोग। अगला प्रश्न है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचय करने को कहा, तो वो दूसरे प्रकार का धन क्या था वो बताना है। तो दूसरे प्रकार का धन ये था कि हमें बहुत ज्यादा समझदार बनना है, चीजों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना है, देखना है, और बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान संचित करने की सलाह दी। संचित का मतलब होता है इकट्ठा। पिता ने कहा कि आप जो है चीजों को बड़ी बारीकी से, पैनी नजर से, बिल्कुल पैनी तीखी नजर से ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद जो है लोगों के व्यवहार को समझो, और फिर आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। उन्होंने इन तीनों को असली धन माना। यही दूसरा धन है जिसे संचित करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाकी जो धन है, पैसा, धन दौलत है, वो हो सकता है कि वो एक समय के बाद न रहे, लेकिन यदि आप बुद्धिमान है, यदि आपके व्यवहार बहुत कुशल है, आप चीजों को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये कला जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इससे क्या होता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो आप उसका आराम से सामना कर सकते हैं। इससे पिता के बारे में पता चलता है कि पिताजी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी सोच जो है बहुत आगे तक की थी। वे जानते थे कि बुद्धि और विवेक ही असली संपत्ति है। उनका उद्देश्य बेटों को सही सोच, निर्णय लेने का जो क्षमता है और समस्या को सुलझाने का तरीका सिखाना था। ये इसका आंसर हो। प्रश्न 9 में व्याख्या थी। एक एक जो है व्याख्या के लिए एक कविता का कुछ अंश था फूल और कांटा से, और एक अंश था बच्चों माँ कह एक कहानी से। आपने यदि प्रश्न पढ़े हैं तो आप देखना। तो वहां पर यह बताया गया था कि दोनों को सेम चीजें मिली है, परिस्थितियां दोनों को सेम मिलती हैं, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव फिर भी अलग हो जाता है। प्रकृति की सभी परिस्थितियां जैसे बादल का बरसना, हवाओं का बहना और फूल कांटे दोनों के लिए समान होती है, फिर भी उनके स्वभाव में अंतर होता है। ठीक इसी तरह से हालात समान होने पर भी व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार भिन्न हो जाते हैं। जैसे घर में दो भाई हैं, दोनों को माँ बाप ने, माता पिता ने उनकी देखभाल दोनों की बराबर की, लेकिन आपने देखा कि दोनों भाई में से दोनों का स्वभाव डिफरेंट है। हो सकता है दोनों का स्वभाव, एक का स्वभाव क्रोधी है, गुस्सा हो जाता है, एक बड़ा शांत रहता है। ठीक, तो दयालु है, सबसे प्रेम से बात करता है, प्रेमी स्वभाव का है, दूसरा क्रोधी है। तो यहां पर इस कविता में फूल और कांटे के माध्यम से उस कवि ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। ठीक है, फूल को बताया है किस तरीके का, शांत स्वभाव, ठीक है, निस्वार्थी। फूल कभी भी कोई निस्वार्थ मतलब स्वार्थ नहीं करते। क्रोधी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है। ठीक, फूल और कांटा तो
यहाँ पर बच्चों एक उदाहरण है। वास्तव में यह कविता हम जैसे व्यक्तियों के बारे में बताएगी कि आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में, समाज में, कम्युनिटी में कि लोग जो है दो तरीके के, कोई दयालु भी है, ठीक है, निस्वार्थ भी है, निस्वार्थी है और बहुत ही दूसरों के प्रति दया रखता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने की ताक में रहते हैं, ठीक। दूसरी जो व्याख्या लिखनी है उसमें था कि यदि कोई किसी निर्जीव व्यक्ति या जीव को परेशान करे, उसे मारे, उसे चोट पहुंचाए, तो दूसरे का कर्तव्य है कि वे उसे बचाए। समाज में आपने देखा ही होता है, कोई जीवों को परेशान करता है, मारता है, चोट पहुंचाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे भी होते हैं जो उन्हें बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। न्याय भी दया का दान देगा, भक्षक से ऊपर हमेशा रक्षक को बताया गया। समाज में यही बताया गया कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है, ठीक। तो ये था बच्चों प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 पर। होली के विषय में लिखेंगे हम। होली के विषय में क्या लिखना है कि भाई होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है, इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं, ठीक। ये हमने पढ़ ही रखा है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। यह हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अक्सर यह त्योहार मार्च के महीने में आता है, ठीक है, क्योंकि मार्च का महीना फाल्गुन का महीना होता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। जिस दिन होली होती है उस एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है। होता क्या है कि होलिका जो है, होलिका वो राजा कंस की बहन थी, ठीक। राजा कंस की बहन थी और राजा कंस जो थे उनके पास जो है एक बच्चा होता है जिससे वो बहुत परेशान थे, और वो जो बच्चा होता है कृष्ण जी की भक्ति करता है। तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को होलिका की गोद में बिठाकर और लकड़ियों के बीच में बिठा देते हैं। अब क्योंकि राजा कंस बुरा व्यक्ति था और वो जो बच्चा है वो कृष्ण की भक्ति करता है और जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। उस होलिका दहन में जो राजा कंस की बहन थी होलिका वो मर जाती है और जो बच्चा है वो बच जाता है, ठीक है। और बच्चा कौन था? कृष्ण ही था वो, ठीक है। बच्चा जो है कृष्ण ही था, बस बाल लीला थी उनकी, ठीक है। तो ये था। अगले दिन सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, बच्चे पिचकारियों और गुब्बारों से खेलते हैं। मजे की बात यह कि इस दिन घरों में गुजिया, पकौड़े, ठीक, और दही बड़े बनाए जाते हैं। होली का त्योहार आपसी भेदभाव और दुश्मनी को भुलाकर सभी को गले मिलने और खुशियां बांटने का संदेश देता है। ये हमने लिखना है। बाकी आप यदि चाहते हैं वर्षा ऋतु के बारे में तो आप वर्षा ऋतु के बारे में लिख सकते हैं। आपने देखा ये लगभग जो वर्षा ऋतु चलती है बच्चों, वो लगभग अप्रैल जब चला जाता है आधा, अप्रैल मई से लेकर लगभग जो है सितंबर तक चलती है, ठीक। और वर्षा ऋतु आती है तो आप जो है फिर उसमें अपना अनुभव लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, सूखे पेड़ पौधों में जान आ जाती है, ठीक। पशु पक्षी झूम उठते हैं और छोटे छोटे बच्चे बारिश में खूब नहाते हैं, कागज की नाव तैराते हैं। वर्षा ऋतु में हर घर में नए नए पकवान बनाए जाते हैं। तो ऐसी बातें आप वर्षा ऋतु के बारे में लिख सकते हैं। पत्र लेखन में यदि आप जो है फीस माफी का लिखना चाहते हैं तो वो लिखें, नहीं तो आप अपनी बहन को या भाई को अनुशासन का महत्व बताते हुए लिखें। हम यहाँ फीस माफी का लिखेंगे तो हम लिखेंगे फीस माफी के लिए सेवा में प्राचार्य महोदया, यदि प्रिंसिपल मैम है तो आपके यहाँ आप लिखेंगे प्राचार्य महोदय, यदि सर है तो आप लिखेंगे प्राचार्य महोदय। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आप जहां पर रहते हैं वहां लिखेंगे। विषय फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक मामूली मजदूर हैं और उनकी मासिक आय बहुत कम है। मासिक मतलब कि मंथली, मंथली जो इनकम है वो बहुत बहुत कम है। वैसे भी इस समय हमारे घर में की आर्थिक स्थिति का मतलब है कि भाई हमारे घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके कारण वे मेरी विद्यालय की फीस देने में असमर्थ है। मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी नहीं, देखो ये बातें जरूरी लिखनी है। कोई भी ऐसे फीस माफ नहीं करेगा क्योंकि हर बच्चा पहुंच जाएगा। किसी का कोई लिखेगा मेरे पिताजी मामूली से मजदूर है, कोई कहेगा मेरे पिताजी जो है रिक्शा चलाते हैं, किसान हैं, फलाना ढिमाना। ये तो ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आप में क्या क्वालिटी है कि जो आपकी फीस माफ की जाए, तो वो बतानी है। मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही हूँ, पिछली कक्षा में मैंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था, और ये भी बताना कि मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती हूँ। प्रथम स्थान तो ठीक है, आ भी जाता है, साथ में ये बताना है कि मैं जो है अच्छे स्वभाव की लड़की हूँ या लड़का हूँ। ऐसा नहीं कि तीसरे दिन मेरी कंप्लेंट आती रहती है, कभी बेंच तोड़ दिया, कभी किसी को पिटाई कर दी या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, ठीक है, ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा स्वभाव और आपके अंदर नैतिक गुण होने चाहिए,
ठीक, ये आज के समय में जरूरी है, ये ध्यान रखना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी इस वर्ष की फीस माफ करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूं। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़कियां लिखेंगे आज्ञाकारिणी, लड़के लिखेंगे आज्ञाकारी। नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। अब चलते हैं संवाद पर। संवाद में कोई हमें विकल्प नहीं मिला था तो हम यहाँ पर संवाद सीधा लिखते हैं। संवाद लेखन की कक्षा आपकी कक्षा जो है एक एजुकेशनल ट्रिप पे जा रही है। आपके बीच में मान के चलिए आपका नाम राहुल है, आपके दोस्त का नाम अमित है। तो आपने कहा, अरे अमित, क्या तुमने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर देखा? इस बार हमारी कक्षा शैक्षणिक भ्रमण के लिए जयपुर जा रही है। अमित, हाँ राहुल, मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। मैं तो इस भ्रमण पर जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। राहुल, बिल्कुल सही। जयपुर का किला, आमेर का किला। जयपुर का किला मतलब हम कहेंगे कि जयपुर का किला की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर हवा महल। ठीक, जयपुर का किला जो है उसको आमेर का किला ही बोलते हैं बच्चों। हम लिखेंगे यहाँ पर हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंत्र देखकर बड़ा आनंद मिलेगा। क्या तुम्हारे माता पिता इसके लिए अनुमति दे देंगे? अमित कहता है, हाँ, मैं अपने पिताजी से इस बारे में बात करूंगा, तो मेरे पिताजी इसके लिए अनुमति दे देंगे। वे सहमति पत्र क्या होता है? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर देंगे। क्या तुम चल रहे हो? फिर आप कहेंगे, राहुल, हाँ, मैं भी आज शाम को अपने माता पिता से बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वे मना नहीं करेंगे। हम दोनों साथ में ही खूब मजे करेंगे। अमित, बहुत बढ़िया, तो कल स्कूल में आकर सहमति पत्र जमा करा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आप जो है इस संवाद को लिखेंगे और पूरे पेपर को इस तरीके से लगभग कुछ कुछ बातें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर ने कुछ अलग बताया, लेकिन मॉडल आंसर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। संवाद आपका कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप जयपुर ही जाएं। कहीं आपके आसपास कोई जगह है जो कि आपको लगता है कि एजुकेशनल ट्रिप के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 7 का PT1 का हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको पेपर देखकर या वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, पेपर देखकर मजा आया होगा। यदि आपको पेपर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ आप जो है वीडियो पर कोई कमेंट भी करना चाहते तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, इज इट हेल्पफुल फॉर यू। सो ये हो गया। इसके बाद आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अब हम बच्चों PT1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। डेली डेली कोई ना कोई एक पेपर आता रहेगा किसी न किसी सब्जेक्ट का। तो इसके लिए आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।